नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख है 12 जुलाई 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जिस चीज का डर था फाइनली वही चीज होती हुई नजर आ रही है और एक बार फिर से अमेरिका और ईरान की जो जंग है मुहाने पे आके खड़ी हो गई है। और इसमें अमेरिका ने क्या खतरनाक साजिश रची थी, क्या प्लान बनाया था, इतने दिन तक सीज फायर क्यों रहा, इसके बारे में हम आपसे डिटेल में चर्चा करेंगे। और साथ ही इजराइल ने अब अमेरिका के सांसद को ही पकड़ लिया है। इजराइल ने अमेरिका के सांसद को पकड़ के उसके साथ जो बेरुमती, जो बेइज्जती की, आज उसको लेके पूरा अमेरिका सन्न है। लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एक भी बयान निकल के सामने नहीं आ रहा। और साथ ही दोस्तों, ईरान ने अमेरिका के ऊपर प्रोपोगेंडा फैलाने के लिए बहुत बड़ा आरोप लगाया है। अब इस आरोप में क्या कुछ ईरान ने कहा है और क्या सच्चाई है, इसके बारे में हम आपको बहुत डिटेल में बताएंगे। और साथ ही हमारे महामानव मोदी साहब ने कुछ बड़े आले दर्जे के मुकाम हासिल किए हैं। इस मुकाम में क्या क्या किया है और क्या क्या कहा है, इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। और साथ ही पूरी दुनिया की कई सारी ऐसी अहम खबरें हैं जिन खबरों के बारे में आपका जानना जरूरी है। उन तमाम बड़ी खबरों को हम आपको बताएंगे। इस वजह से चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही कमेंट में आप ईरान के साइड हैं या फिर अमेरिका के साइड हैं, मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। तब तक बहुत कम शब्दों में जल्दी जल्दी आपको तमाम बड़ी खबरें बताता हूं। सबसे पहली, सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने फाइनली वही बात बोल दी जिस बात के लिए मैंने आपको 15 दिन पहले वार्निंग दे दी थी। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पे ईरान को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर 24 घंटे के अंदर, ये अल्टीमेटम लगभग जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तब तक खत्म भी हो चुका है, 24 घंटे के अंदर ईरान पे हम हमला कर देंगे अगर स्टेट ऑफ हार्मोज को ईरान ओपन नहीं करता है तो। यानी साफ तौर पे इनका कहना है कि ईरान ये बात खुल के बोले कि हम स्टेट ऑफ हार्मोज को ओपन कर रहे हैं और साथ ही किसी भी जहाज पे कभी भी कोई भी हमला नहीं किया जाएगा, इस बात की ईरान गारंटी दे तभी हम रुकेंगे, अदरवाइज 24 घंटे के अंदर हमला कर देंगे। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत पहले ही बोल दिया था, लगभग परसों ही बोल दिया था कि जो सीज फायर था वो सीज फायर ओवर हो चुका है और अब जंग कभी भी लाजिम हो सकती है। यानी जो मैंने आपसे कहा था कि ये लोग केवल तैयारी करने के लिए वक्त मांग रहे हैं, चूंकि बहुत कई सारे ऐसे फैक्ट हैं जो आपको समझने पड़े। सबसे पहला फैक्ट यह है कि ईरान का ड्रोन तैयार होने में जितना वक्त लगता है उससे कई गुना ज्यादा वक्त अमेरिका का ड्रोन तैयार होने में लगता है। अमेरिका की मिसाइल अगर 20 दिन में तैयार हो रही है तो ईरान की मिसाइल एक हफ्ते में तैयार नहीं होगी बल्कि 5 से 4 दिन में हो जाएगी। यानी 4 गुना 3 गुना का ये जो टाइम गैप आता है, इस वजह से अमेरिकन स्टॉक खत्म हो रहे थे। और स्टॉक खत्म होने की वजह से अमेरिकन ने क्या किया, प्लान बनाया, सीज फायर चिल्लाया और सीज फायर करके लगभग 40-45 दिन तो बीत चुके हैं। सीज फायर करके इन्होंने अपनी तैयारी मुकम्मल की और मुकम्मल करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से भूख रहा। अब इसको लेके ईरान ने भी अपना क्लियर स्टैंड बताया। जैसे मुस्तफा खामनेई ने तो साफ तौर पे ऐलान तक कर दिया है कि मेरे जो वालिद साहब हैं उनका जो कत्ल है उसका बदला हम लेके रहेंगे। ये बात मुस्तफा खामनेई ने साफ तौर पे बोली है कि जो आयतुल्ला खामनेई साहब को शहीद किया गया है उसका बदला ईरान लेके रहेगा, चाहे जो करना पड़ जाए। इधर डोनाल्ड ट्रंप ने ये साफ तौर पे धमकी दे दी है कि अगर स्टेट ऑफ हार्मोज को ओपन नहीं किया गया तो हम 24 घंटे के बाद बड़ा मिलिट्री एक्शन लेंगे। और उसके कुछ इंपैक्ट भी देखने को मिल रहे हैं। जैसा मैंने आपको कल भी बताया था कि अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, उसमें से एक अब्राहम लिंकन है, दूसरे का नाम अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं आया है, लेकिन एक अब्राहम लिंकन, एक दूसरा कोई और एयरक्राफ्ट कैरियर। इसके अलावा इसके साथ 20 वारशिप मिडिल ईस्ट की तरफ, ईरान की तरफ रवाना हो रही हैं, ईरान की टेरिटरी के पास पहुंच गई हैं और एक तरह से फिर से घेराबंदी चालू हो गई है। इधर ईरान ने साफ तौर पे ये बात की थी अमेरिका से कि अगर हमारी आपकी बात होगी, सीज फायर होगा तो कुछ काम आपको करने होंगे। अमेरिका ने पूछा था कौन सा काम, तब उस पर ईरान ने कहा था कि सबसे पहले हमारे जो पैसे फ्रीज किए हैं आपने, उन पैसों को आप अनफ्रीज कीजिए। सेकंड चीज, हमारे जो तेल है उसको बेचने की परमिशन दीजिए, जितनी ब्लॉकेड है सब कुछ हटाइए। और अमेरिका रेडी हो गया था, लेकिन अचानक से दोगलों की तरह अमेरिका पलट के इस बात पे आ जाता है कि ना ही हम पैसे अनफ्रीज करेंगे, अच्छा अगर करेंगे भी तो उन पैसों का इस्तेमाल तुम वहीं कर सकते हो जहां पे हम बताएंगे। और सेकंड बात, जो तेल का मामला था तो कुछ टाइम तक तो सेंक्शंस हटाए, ईरान को तेल बेचने दिया। लेकिन जब पूरी दुनिया में ये हाहाकार मचने लगा कि यार ईरान ने तो इतना तेल बेच दिया और इतने सस्ते पे बेच दिया कि भाई साहब अब पूरी दुनिया की कीमतें गिर जाएंगी, अमेरिका ने फौरन सेंक्शंस लगा दिया और कहा कि ईरान अब तेल नहीं बेच पाएगा। और इसके पीछे इन्होंने वजह ये बता दी कि चूंकि ईरान ने स्टेट ऑफ हार्मूज में कई सारे जहाजों पर हमला कर दिया, इस वजह से ईरान ने खुद करार तोड़ा है और दैट्स वाई अब मैं भी करार तोड़ूंगा।
इसी दौरान ईरान के बारे में अमेरिका की तरफ से अच्छा, एक सबसे अजीब बात आपको बताऊं, ये न्यूज़ जो है ब्रिक्स में भी आपको देखने को मिल जाएगी, CNN में भी देखने को मिल जाएगी, इसके अलावा अलग अलग और न्यूज़ एजेंसियों में ये न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी। और इस न्यूज़ में क्या लिखा है कि ईरान ने अमेरिका के सामने ये बात बोली है कि भाई साहब, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में जो हमला हुआ है वो हमला हमसे गलती से हुआ है, ये हमारा अंतर का कुछ मामला है जो गड़बड़ा रहा है। यानी साफ तौर पे अमेरिका के हिसाब से ईरान ने ये कहा कि जो IRGC है वो थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, वो हमारी बात को नहीं सुन रहे, लेकिन बहुत जल्द हम उसको कंट्रोल में लाएंगे, उसको हम अपने हिसाब से रखेंगे। खामनेई का जो एक तरह से पूरा प्रशासन है उसको हम डोमिनेट करेंगे और तब हम आपसे डील करेंगे। ये बात अमेरिका ने बोली है कि ऐसा ईरान ने कहा। ये ब्रिक्स में भी आपको देखने को मिलेगी, अलग अलग न्यूज एजेंसियों में भी आपको देखने को मिलेगी, और भारत में भी खबर छपा है। क्या छपा है वो आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले ये सामने ईरान की प्रेस टीवी की ये न्यूज़ देखिए। इसमें साफ तौर पे ईरान ने बता दिया है कि अमेरिका 3 तरह से ईरान के खिलाफ जंग लड़ रहा। पहला, वो ब्लॉकेट लगा दे रहा, सेंसन्स वार खेल रहा, धमकी दे रहा। दूसरा, छुटपुटिये हमले कर रहा। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट कि उसने मिलियंस ऑफ डॉलर रकम खर्च की है कि ईरान के खिलाफ एक नैरेटिव सेट किया जाए और ईरान को आपस में तोड़ा जाए और ईरान को एक तरह से कमजोर और माफी वाला देश दिखाया जाए। अबे ये वो हैं जिन्होंने अरबों को पानी पिला दिया। इन्होंने 40 दिन तक तुमको इतना रगड़ के मारा, इतना रगड़ के मारा कि 40 दिन बाद तुम अपने बच्चों को भेजने लगे, अपनी नाजायज औलादों को भेजने लगे कि सीजफायर करवाओ, सीजफायर करवाओ। वो ईरान तुमसे माफी मांगेगा। ये बात ईरान ने खुद बता दी कि प्रोपोगेंडा फैलाया जा रहा। और प्रोपोगेंडा क्या है, अब अपनी स्क्रीन पे देखें। स्क्रीन में साफ तौर पे होल निचोड़ में आपको बता दे रहा हूं क्या लिखा है कि ईरान ने पहली बार अपनी गलती मानी और कहा कि ये गलती से कुछ शरारती तत्वों द्वारा, मतलब IRGC के शरारती और आतंकवादी सोच के लोगों द्वारा हमला किया गया, ऐसा इसमें लिखा है। अब ये क्यों है? ये उन मीडिया आउटलेट की खबरें हैं जो रिसर्च नहीं करना चाहते, जो खबर को कंफर्म ही नहीं करना चाहते। देखिए, अगर कोई पत्रकार बनना चाहता है और खासकर मिडिल ईस्ट की खबरें कवर करना चाहता है, तो अगर वो ईमानदार होना चाहता है, पहली बड़ी बात तो ये है कि अगर वो ईमानदार होना चाहता, नहीं होना चाहता तो भाई उधर से खबरें उठाओ, धड़ाधड़ बोल दो। लेकिन अगर ईमानदार होना चाहते हो भाई साहब, तो 2 काम आपको करने पड़ेंगे। अगर कोई भी क्लेम अमेरिकन न्यूज एजेंसी कर रही है तो एक बार फिर से आपको थोड़ी सी फारसी सीखनी पड़ेगी, थोड़ी सी अरबी सीखनी पड़ेगी और उसको जाके ईरान के न्यूज एजेंसियों में खंगालना पड़ेगा कि ईरान का इस पे क्या स्टैंड है। अच्छा, सेम पैटर्न अगर ईरान कुछ कह रहा है तो अमेरिकन न्यूज एजेंसियों को खंगालना पड़ेगा कि अमेरिका क्या कह रहा है। अगर ये काम आप कर सकते हो, मतलब डबल मेहनत कर सकते हो, तब तो आप पत्रकार बनोगे। अदरवाइज इधर की खबर बोल दो, उधर की खबर बोल दो, खेलते रहो। तो ईरान की जो न्यूज एजेंसी है उसने साफ तौर पर बात बताई है कि सब प्रोपेगेंडा। और मैं आपसे भी बता रहा हूँ, अगर आपको किसी भी भारतीय चैनल पे या फिर आप जिस भी देश से मुझे देख रहे हो, किसी भी पाकिस्तानी चैनल पे आपको ऐसी खबरें देखने को मिले तो डोंट बिलीव। ये सब प्रोपोगेंडा है, पैसे का खेल है। और जो कम रिसर्च करना चाहते हैं वो भी ऐसी खबरों में अपने आप को लपेट के परोस देते हैं। खैर, इधर तो ये तमाम चीज़ें चल रही हैं दोस्तों। इधर मैंने आपको सुबह बताया था कि लेबनान के अंदर अमेरिकन डेलीगेशन पहुंचा है लेबनान से ये बातचीत करने कि भाई साहब आप भी थोड़ा सा शांति बरतें, थोड़ा सा ईरान को समझाएं। और इधर हम क्या करेंगे कि एक बफर जोन बनाएंगे और इजरायली सैनिकों को पीछे हटा देंगे। अब कहने सुनने में ये चीज़ कितनी अच्छी लग रही है, लेकिन आपको लगता है कि अमेरिका की बात इजराइल सुनेगा? अब कई सारे लोग ये बात मेरे सामने बोल सकते हैं कि देखो प्रखर भाई, ऐसा है जो अमेरिका है वही तो हथियार देता है, जो अमेरिका है वही तो माल सप्लाई करता है, तो अमेरिका की बात इजराइल कैसे काट देगा? अगर ये ख्याल आपके जहन में गलती से भी आ रहा हो तो मैं आपको एक अपडेट देता हूं। खबर ये है कि भाई साहब अमेरिका के एक सांसद है जिनका नाम है रो खन्ना। बेसिकली जो खन्ना नाम इनके पीछे में आप देख रहे होंगे, ये इंडियन ओरिजिन है। मतलब इनके जो एंसेस्टर हैं वो भारत में पैदा हुए, उसके बाद वो अमेरिका शिफ्ट हो गए, उसके बाद ये अमेरिका में पॉलिटिक्स में ज्वाइन करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे पॉलिटिशियन बनते हैं और फिर ये इस समय अमेरिका में सांसद, इनका नाम है रो खन्ना। रो खन्ना भाई साहब क्या करते हैं, रो खन्ना भाई साहब चले जाते हैं इजराइल के दौरे पे और इसी दौरान इनके दिमाग में आया कि चलो फिलिस्तीन, वेस्ट बैंक ये सब घूम लेते हैं। ये घूमने गए, सांसद हैं अमेरिका के, ध्यान दीजिएगा, सांसद हैं ये। जब वेस्ट बैंक में घूमने जाते हैं, अचानक से इनके सामने कई सारे इजरायली सेटलर्स आते हैं। आने के बाद इनसे पूछते हैं कि हु आर यू। ये बताते हैं कि मैं अमेरिका का सांसद रो खन्ना हूँ। वो नहीं मानते, क्योंकि कलर वलर थोड़ा सा अलग था। उन्हें लगा कि ये कोई फिलिस्तीन का, कोई वेस्ट बैंक का नेता है। उन्होंने हथियार निकाले M4 जैसे, जो कि अमेरिकन मेड थे, और लेके इनको धमकाने लगे और इनको गाड़ी वाड़ी से उतरने लगे, इनके साथ बेहुरमती करने लगे, इनको बेइज्जत करने लगे।
अब ये बार बार चिल्ला रहे कि मैं अमेरिका का सांसद रुख खन्ना हूं। अच्छा, कई सारे लोगों ने गूगल पे वेरीफाई भी किया। जब इजरायली सैनिक आईडीएफ के जवान वहां पे पहुंचे तब उन्होंने वेरीफाई किया, वेरीफाई करके ये कंफर्म कर लिया कि भाई साहब हाँ, ये अमेरिका का ही सांसद बंदा है। इसके बाद कायदे से आईडीएफ को क्या करना चाहिए था, आईडीएफ उनको एस्कॉर्ट करती, लेके जाती, लेकिन सेटलर्स के आगे आईडीएफ भी सेटलर्स के साइड हो गई। सेटलर्स के साथ मिलकर आईडीएफ ने भी इनके साथ बेइज्जती, इनको बेहुरमती की। जैसे तैसे मामला जब यूएस एम्बेसी तक पहुंचा, एम्बेसी से फोन गया, अलग अलग मामलों में फोन घुमाया गया, पकड़े गए सारे आला दर्जे के अफसर, उसको कहा गया कि अरे यार देखो मामला, तब जाके फोन आया, तब जाके इनको सुरक्षित स्कॉट करके निकाला गया। बाद में जो सैनिक थे वो अमेरिकन दूतावास पे जाते हैं, जाने के बाद माफी मांग लेते हैं, लेकिन सांसद ने साफ तौर पे ये बताया है अपने ही पार्लियामेंट में जाके, अपने ही सीनेट में जाके कि भाई साहब मैं तो बताता थक गया कि मैं अमेरिका का सांसद हूं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, बट कोई भी इजरायली सैनिक मुझे इज्जत नहीं दे रहा था। तो जो इजराइल अमेरिका के सांसद को इज्जत नहीं दे सकता वो डेलीगेशन को इज्जत देगा? अजी मेरा घंटा, उसका एजेंडा बहुत क्लियर है कि लेबनान को कब्जा करना है, गाजा को कब्जा करना है। जब तक अमेरिका इस्तेमाल हो रहा है तब तक इजराइल इस्तेमाल करेगा, नहीं तो अमेरिका जैसे न जाने कितने देश उसके आगे पीछे घूम रहे, उसने अपना माहौल सेट किया है। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर ने एनडीटीवी जो कि भारत की एक न्यूज एजेंसी है, उसको कोट करते हुए बताया है कि जो इजरायली इंटरसेप्टर थे जो खत्म हो गए थे अमेरिका की मिसाइल को मारते मारते, तामीर, उसमें एक मिसाइल लगती थी इंटरसेप्टर में जिसका नाम था तामीर इंटरसेप्टर, उस तामीर मिसाइल का प्रोडक्शन अब भारत के साथ करेगा इजराइल। और आपको याद होगा बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ तौर पे कहा था कि हम विदेशी देशों के साथ अपना रिश्ता मजबूत कर रहे हैं और ऐसे हाल में भारत के साथ हमने ताल्लुकात बेहतर किए हैं, और उसी का रिजल्ट ये है कि अब तामीर इंटरसेप्टर जो होगा वो भारत के साथ बनाएगा इजराइल। खैर इसी दौरान गालिबाफ ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जंग से पहले नाटो का और अमेरिका का मानना यह था कि ईरान बड़ा कमजोर है, लेकिन जंग के बाद अमेरिका और नाटो का परसेप्शन चेंज हो गया है, अब कोई भी ईरान को छेड़ना नहीं चाहता। खैर इसी दौरान कतर के हवाले से जो खबर निकल के सामने आ रही है, कोई मोमिन मर्द मुजाहिद होगा तो ही ये काम कर सकता है, बाकी किसी के बस की बात नहीं है। कतर ने इजराइल के साथ अपने सारे जो ट्रेड्स थे हथियार के उसको तो कैंसिल किया ही, इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था, लेकिन जर्मनी के साथ भी ये कहते हुए कैंसिल कर दिया कि तुम इजराइल को सपोर्ट करते हो, इजराइल को हथियार देते हो, ऐसे हाल में जब तक तुम इजराइल को हथियार देते रहोगे तब तक हमारा और तुम्हारा कोई भी मामला बनने वाला नहीं है। ये बात साफ तौर पे कतर ने बोली। आप सोच के देखिए कि 56 मुस्लिम देश हैं, 56, कोई भी ऐसा नहीं है जो अपना फाइनेंशियली लॉस करा सके, कोई भी आज ऐसा देश नहीं है। इवन पाकिस्तान बहुत मीडिएटर बनता है, बूता नहीं है पिछवाड़े में कि अमेरिका के खिलाफ एक शब्द बोल दे, गूदा नहीं है कि सऊदी अरब के साथ जो डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है उसको कैंसिल कर दे। और ये ईरान के सगे बनते, क्यों बनते हैं, काहे बनते, मुझे नहीं पता। खैर इसी दौरान दोस्तों भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का बयान निकल के सामने आया है कि जंग के दौरान, ध्यान दीजिएगा तवज्जो के साथ, जंग के दौरान हमने 18 जहाजों को सुरक्षित निकाला है जिनकी कीमत 9,000 करोड़ रुपए है। अब मैं एक सवाल राजनाथ सिंह साहब से पूछना चाहता हूं कि सिंह साहब एक बात आप बता दो, 9,000 करोड़ रुपए के जहाज तो आप बचा लाए, लेकिन जो लोग हमारे देश के मारे गए, जहाजों पे मारे गए जिन पे अमेरिका ने हमला किया, क्या उनके घर पे 9,000 करोड़ दे के उनसे ये सर्टिफिकेट ले सकते हैं कि भैया आपने 9,000 करोड़ दे दिए, मेरे बच्चे का कत्ल माफ हो गया? एक बाप से उसके बच्चे की कीमत आप पूछ के देखिए, 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है कि कम है? और इतने लोग आपके मारे गए, कई अलग अलग जगहों पे मारे गए, कुछ तो रिपोर्ट आई कुछ नहीं आई, उसके एवज में आप अपनी उपयोगिता इतनी बता देते हैं कि हमने 18 जहाज बचा लिया। 40-45 दिन की जंग, इसके अलावा इतने महीनों से लॉकडाउन लगा स्टेट ऑफ हार्मोज में, और आपके 18 जहाज आ गए तो आप बड़े खुश हैं। मतलब क्या बोलूं मैं। इसी दौरान न्यूजीलैंड के एक पत्रकार ने मोदी साहब से पूछा था और मोदी साहब के बारे में ये जानकारी इकट्ठा करने की उसने कोशिश की थी कि आखिर मोदी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते। मतलब सिंपल सा सवाल है कि हर देश का राष्ट्रपति, हर देश का प्रधानमंत्री कहीं भी जाता है, राष्ट्राध्यक्ष जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, जनता को जवाब देता है कि भाई ये चीज़ें ऐसी हैं, हमारे देश में ये पॉलिसी है, क्रिटिसिज्म होता है, लोग उसको सुनते हैं, उसको काउंटर करते हैं, कई सारे फैंस होते हैं, उनके सवालों के जवाब, ठीक है, हर आदमी करता है। देखिए कोई भी होगा 100 में से 100 सवालों का जवाब नहीं दे सकता, लेकिन 100 में से कम 90 देगा, 80 देगा, 50 देगा, 40 देगा।
न्यूजीलैंड के पत्रकार ने पूछा कि मोदी साहब क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, तो हमारी मियाँ के यानी जो मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर है उसके जो स्पोक पर्सन वहाँ पे बने थे, उन्होंने कहा कि भाई साहब ऐसा है, हमारे जो मोदी साहब हैं वो ऐसे देश के प्रधानमंत्री हैं जहाँ की ज़्यादातर आवाम ग्रामीण है, और ग्रामीण होने की वजह से वो लोग बात नहीं सुनना चाहते, इंटरव्यू नहीं सुनना चाहते, वो मन की बात सुनना चाहते हैं। थोड़ा सा सुने भाई साहब। Because it's not appropriate for me as a civil servant to question Mr. Modi's political method. He is a very successful politician. But let me give you some context. So Mr. Modi is, Prime Minister Modi is a quintessential Indian politician. By and large, Indian politicians favor direct, contact with their electorate. And you must remember that the Indian electorate are predominantly rural folk. They want direct contact. They don't like being spoken down to. They don't like being spoken to through intermediaries. And Mr. Modi has perfected the art of direct contact with his electorate, and he seems to be doing a rather good job of it since, he's been elected now. He's in his third term. He's one of the longest serving prime ministers in our country. इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि भाई साहब ने कह दिया कि भारत के लोग ग्रामीण हैं, वो इंटरव्यू नहीं सुनना चाहते, मन की बात सुनना चाहते हैं। मैं एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं कि भैया इंटरव्यू में कौन सा न्यूटन का नियम पूछा जाना है? इंटरव्यू में कौन सा मैथ का समीकरण पूछना जा रहा है? मतलब इंटरव्यू में ऐसा कौन सा सवाल पूछा जाएगा कि जो गांव के लोग नहीं समझ पाएंगे? भाई देश के डेवलपमेंट की बात होगी, फॉरेन पॉलिसी की बात होगी, किसी दो देश के इंटरनल रिलेशन पे आपके स्टैंड की बात होगी। आई डोंट थिंक इसके अलावा कोई थर्ड टॉपिक होगा, लेकिन अगर इस पे भी ये स्टैंड है तो फिर क्या आ जाए। खैर, तो फिलहाल दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद। ऊपर वाला की बात करें।